तो सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते। नमस्ते शर्मिला दीदी। नमस्ते यशवंत जी। नमस्ते अ, सभी को। अभी आज की जो शेयरिंग है वो हमारे साथ शिवजी सिंह भैया है, अपनी बात को रखेंगे। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते 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 नमस्ते। शर्मिला दीदी। नमस्ते। और जी। सभी मेंटर्स को बहुत बहुत प्रणाम। मैं अपना भैया संक्षिप्त परिचय मैं अपना रखता हूँ। हाँ हाँ जी भैया। जी भैया जी साथ। जी मैं चंडीगढ़ में 2003 जनवरी से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में शिक्षक हूँ। और उसके पहले मैंने 2000 से जुलाई 2000 से दिसंबर 2002 तक कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के राजघाट बेसेंट स्कूल वाराणसी में फिजिक्स टीचर के रूप में काम किया। तो यहाँ जब पिछले 22 से अधिक वर्षों तक शिक्षा में बीएड और एमएड क्लासेस पढ़ाने के 2012 से पीएचडी गाइड करने का भी मौका खोया हुआ कुछ ऐसा है जो मिसिंग है। तो इसमें फिर यात्रा चली। और मैं एसोसिएट प्रोफ़ेसर हूँ अभी। मेरे परिवार में मेरी पत्नी जो स्कूल में यहाँ काउंसलर हैं और एमएससी केमिस्ट्री की हुई हैं, तो शिक्षा से वो भी जुड़ी हुई हैं। मेरा बेटा बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से यहाँ राजपुरा में चितकारा यूनिवर्सिटी है, वहाँ से कर रहा है। और बेटी 8वीं क्लास में चंडीगढ़ में ही पढ़ रही है। मेरे पिताजी और 2 छोटे भाई छपरा में और रहते हैं। और वो मेरा सबसे छोटा भाई है, वो डाइट में लेक्चरर है केमिस्ट्री का, सिवान में। और मुझसे जस्ट छोटा जो मझला भाई है, वो गया में अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज में साइकोलॉजी का लेक्चरर है, डॉक्टर मोहन सिंह। तो ये गाँव में मेरे चाचा लोग रहते हैं और वहाँ से भी काफ़ी अच्छे संबंध हैं और खेती का काम होता है। गाँव में ही रहकर मैंने पढ़ाई की थी 10वीं तक। उसके बाद राजधानी कॉलेज छपरा, फिर पटना विश्वविद्यालय से और पढ़ाई करते हुए फिर चंडीगढ़ में आया। तो पीएचडी मैंने भगवद गीता एंड वैल्यू एजुकेशन विषय पर 2006 से 2010 तक पंजाब यूनिवर्सिटी में किया एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो ऐसा लगता था कि वैल्यू एजुकेशन में जो मैंने किया, मुझे लगा कि लोग तो कहने लगे कि हाँ, बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे लगता था कि अरे वैल्यू एजुकेशन में जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो तो नहीं आ रहा है, केवल थ्योरेटिकल है, हम प्रैक्टिस में कैसे लाएँ? तो इसी क्रम में मेरी जो यात्रा थी, तो 2018 में मेरी माताजी को अचानक पता चला कि गॉल ब्लैडर कैंसर है, उनका देहांत हो गया। तो मुझे बड़ा धक्का लगा कि मैंने आज तक तो ऐसा कुछ कार्य किया नहीं, भगवान ने ऐसा क्यों किया? और एक आदर्शवादी सोच के को लेकर के बचपन से चलता था। घर में वैसा माहौल था, दादाजी रामचरितमानस पढ़ के ही रात को हम लोगों को सुना करके थोड़ा बहुत या हमसे कहेंगे पढ़ने के लिए। तो बड़ा ये लगा, उसी खोज में मुझे 2020 में राजेश बहुगुणा जी हैं, श्री राजेश बहुगुणा ऋषिकेश में उनसे मुलाकात हुई। और फिर धीरे उन एक बार मैंने उनको अपने कॉलेज में बुलाया और 1 दिन का उन्होंने वर्कशॉप हमारे कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए बीएड और एमएड के स्टूडेंट्स के लिए लिया और शिक्षकों से भी बात की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर पिछले साल 2024 में उन्होंने मुझे जून में बीच-बीच में कुछ व्यस्तताएँ रहीं और मेरी कुछ ऐसी रही, मैं सोचता था कि प मैंने तो बहुत पढ़ाई की है, भगवद गीता पढ़ा है, रामचरितमानस पढ़ा है, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? लेकिन भीतर बेचैनी थी, वो समाप्त नहीं हो रही थी। तो इसी क्रम में 2024 में जब उन्होंने कहा कि शिव जी आपको समय नहीं मिलता है, तो मैंने आपके लिए जून में रखा हुआ है, आपकी छुट्टियाँ हैं, तो जून में 22 से 26 जून तक रखा है मैंने एक कार्यक्रम जीवन विद्या वर्कशॉप, आप आ जाइए शिविर। तो मैंने कहा कि हाँ, बहुत अच्छा है, मैं तो आ जाऊँगा। और मैं जब गया वहाँ, उसके पहले हेल्थ नेचर नेचर की ओर को एक्सप्लोर करते हुए मैं गोविंदपुर गया हुआ था। जो और वहाँ मैंने 10 दिन वहाँ रहने के बाद फिर ऋषिकेश गया। तो ऋषिकेश में जब वो जीवन विद्या वर्कशॉप चल रहा था, उसी में दिल्ली के एक शिक्षक श्री रंजीत कुमार जी ने मुझे बताया कि मॉर्निंग सेशन भी होता है, आप उसको अटेंड करें। तो मैंने कहा कि ये मॉर्निंग सेशन कैसे मैं अटेंड कर सकता हूँ? उन्होंने फिर लिंक भेजा। तो जुलाई से मैंने शुरू कर दिया ये मॉर्निंग सेशन अटेंड करना, लेकिन रेगुलर नहीं रह पाता था क्योंकि सुबह-सुबह बेटी को स्कूल बस में छोड़ना, उसके पहले उसको उस तैयार कराना, पत्नी को भी थोड़ा हेल्प करना और उनके लिए फ्रूट टिफ़िन तैयार करना, पानी भरना, ये सब काम थोड़ा बहुत हाथ बटाने के लिए जब करता था तो यहाँ ध्यान नहीं जाता था। और इसी क्रम में फिर मैं कभी करता था, कभी नहीं करता था, लेकिन बहुत अच्छा लगता था कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको जीवन में आना चाहिए।
और इस 23 मार्च को मुझे भाग्यशाली दीदी ने पुणे से फ़ोन किया कि भैया आप कभी आप क्या कोई समस्या तो नहीं है? आप क्यों नहीं जॉइन कर रहे हैं सुबह मॉर्निंग सेशन? तो मैंने बताया कि मेरी ऐसी व्यस्तता है और घर में जब मैं जॉइन करता हूँ, तो मेरी पत्नी गुस्सा हो जाती हैं, बच्चे गुस्सा हो जाते हैं कि आप सुबह-सुबह लेके बैठ जाते हो और हमारे काम में हाथ नहीं बटा पाते हो। तो मैंने कहा घर में तो शांति चाहिए दीदी, इसीलिए मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग सुनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कॉलेज में टाइम नहीं मिल पाता है। तो उन्होंने कहा कि भैया हम भी तो ऐसे ही कार्य करते हैं और आप जॉइन कीजिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, उस दिन से मैं ये 23 मार्च से पिछले मैं रेगुलर हूँ। तो मैं अभ्यास 1 और 2 के उस पे उन सबके प्रति मुझे बड़ी कृतज्ञता है कि इनके कारण मैं जुड़ा और अब 14 से 18 जो वर्कशॉप हो रहा है, अभी वर्कशॉप हो रही है यूएचबी 1 की, उसमें मैं अटेंड कर रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अभ्यास 1 और 2 के बारे में जो समझ के बारे में बात करूँ, तो ये सजग रहें, इस क्षण अपने में चल रही कल्पनाशीलता को देखें। तो ये जब से मैंने शुरू किया सजगता का, तो मैंने देखा कि देखते ही परिस्थितियाँ बदल जाती है और बड़ा आराम मिलता है। तो ये आराम मुझे बड़ा अच्छा लगा और तब लगा कि भगवद गीता में जो कहा गया है कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका अर्थ अभी मुझे पता चला कि इसका थोड़ा भी अभ्यास कितना सहज कर देता है, कितनी लगता है कि माथे पर जो बोझ था वो कम कर देता है। और इसी क्रम में दूसरा जो है, हमारे में जो भाव है वह सहज स्वीकार्य है या नहीं? जब मैं अपने भाव को देखता हूँ, तब पता चलता है कि जो भाव है, वह सहज स्वीकार्यता का है कि नहीं है। और जैसे ही लगता है कि सहज स्वीकार्यता का नहीं है, तो अभी हमारी स्थिति ये है कि भाव तुरंत बदल जाता है। तुरंत लगता है नहीं, नहीं ये ठीक नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए और अपने आप भाव दूसरा हो जाता है। जैसे कल की घटना है कि मैंने जब यूएचबी का प्रोग्राम मैं किया था, बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने अपने साथियों को, कलीग्स को कॉलेज में कहा, अपने प्रिंसिपल को कहा, उन्होंने कहा, "हाँ, हाँ, साथियों को शेयर कर दीजिए लिंक कि अगले वाले में ये जॉइन कर लेंगे।" तो एक हमारे साथी ने कहा कि मैंने तो 2020 में किया हुआ है, मैं तो एलिजिबल हूँ, एआईसीटी की सर्टिफिकेशन आई है, एलिजिबल हूँ टीच करने के लिए। तो तुरंत मन में भाव आया कि अरे! इनके व्यवहार में तो दिखता नहीं है और कभी इन्होंने शेयर नहीं किया इतनी अद्भुत चीज़ को, ये कैसे लोग हैं? उसी समय जैसे ही मैंने देखा वो भाव बदल गया, नहीं, नहीं इनकी कोई परिस्थिति ऐसी होगी या इन्होंने कुछ सोचा होगा तभी, तो वो बदल गया। दूसरी बात है कि इस क्षण हमें जो भाव विचार चल रहा है, उसके साथ आराम में है या संगीत में है, सुखी हैं। इस स्टेप में जैसे ही मैं देखता हूँ, तब जैसे मैंने पहले दूसरे स्टेप में कहा कि भाव विचार बदल जाता है और इस बदलने से बड़ा आराम मिलता है। और जो निर्णय की बात है, ये इंटेलेक्चुअली, मेंटली मैं तो देख पाता हूँ, लॉजिकली देख पाता हूँ कि निर्णय तो मैं ही लेता हूँ। लेकिन अभी बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव कम नहीं, बहुत कम हो गया है, लेकिन गया नहीं है और इसमें मुझे लगता है बहुत अभ्यास करने की ज़रूरत है। और जो भाव चल रहा है, विचार चल रहे हैं मेरे अंदर, उसका निर्णय अभी तक तो मैं मान्यता के आधार पर ले रहा था और धीरे-धीरे समझ जब बढ़ रही है, लेकिन समझ की कंटीन्यूटी नहीं आ पा रही है। तो इस कंटीन्यूटी के नहीं आने से फिर मान्यता हावी हो जाती है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सही समझ के आधार पर जो भाव है, वो निर्णय उनका हो। कौन-सा भाव आपको सहज स्वीकार्य है? छठे स्टेप में मैं लॉजिकली ये समझ चुका हूँ और अनुभव भी है कि संबंध का भाव, व्यवस्था का भाव और सह-अस्तित्व का भाव सहज स्वीकार्य है। खास करके मैंने जब 2 जनवरी से 9 जनवरी तक सोम भैया के साथ जीवन विद्या शिविर हापुड़ में किया, इस साथी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और ये जो सब सह-अस्तित्व, संबंध का भाव और व्यवस्था, ये बहुत क्लियर हो गया। तो संबंध व्यवस्था और सह-अस्तित्व को संपूर्णता में समझने का काम मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, पूरी प्रकृति और अस्तित्व के संदर्भ में। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हाँ, जो हमारे इस सह-अस्तित्व के अर्थ में हो, ना कि अन्यथा, क्योंकि इससे मुझे बहुत आराम मिलता है और सुखी रहता हूँ। जब मैं संबंध व्यवस्था और सह-अस्तित्व को संपूर्णता में समझता हूँ, तब मैं उसी के अनुरूप अपने भाव विचार का निर्णय करता हूँ और निरंतर आराम में रहता हूँ, ये मुझे स्पष्ट है। और लेकिन जीवन में ये मतलब स्थापित हुआ नहीं है पूरी तरह से, हर क्षण, हर समय के लिए। और जैसा दीदी ने अभी बताया, बड़ा अच्छा बताया कि 15-20 मिनट अपने लिए निकालें और देखें, तो ये मुझे बड़ा हेल्पफुल होगा। अब अभ्यास 2 पर आएँ,
तो जो मैं और शरीर के बीच होने वाले आदान-प्रदान को देखने की बात है, यह मैं देख पा रहा हूँ, इस कंटेंट को समझने के बाद और इस कंटेंट से कॉन्टैक्ट में आने के बाद, कि हाँ, मैं अलग हूँ। हालाँकि ये वेदांत का मैंने बहुत अध्ययन किया, भगवद गीता पर जो पीएचडी मेरी थी, उसके पहले जे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में तो कृष्णमूर्ति को बहुत पढ़ा। तो अब उनकी समझ मेरी समझ जो जो बन रही थी, स्वामी विवेकानंद को पढ़ा बहुत। तो इतने पढ़ने के बाद श्री अरविंद के बहुत से लिटरेचर को पढ़ा और बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन वहाँ समस्या का समाधान नहीं मिलता था कि करें कैसे? तो मैं पढ़ कर के सोचता था चलो आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, पिछले 15-20 वर्षों से लगभग। तो ये जो 1997 में मैं श्री अरविंद आश्रम पौंडीचेरी में यूथ कैंप में मैं गया था, तो वहाँ श्रद्धालु रानडे जी हैं, साधक हैं, उन्होंने एक लेक्चर दिया था इस पर। लेकिन उस समय मुझे बहुत स्पष्ट नहीं हुआ और मुझे लगा कि ये क्या है? तो इंटीग्रल योग के बारे में वो बता रहे थे। लेकिन अब जब मैं ये पढ़ता हूँ, तब ये देखता हूँ कि सच में टेक्नोलॉजी ऑफ कॉन्शसनेस यही है। बाकी जो थ्योरी ऑफ कॉन्शसनेस है, ये तो वेदांत और भगवद गीता में है, लेकिन टेक्नोलॉजी, तो उन चीज़ों को भी सही ढंग से, सही परिप्रेक्ष्य में देखने और समझने में मुझे बहुत मदद मिल रही है। दूसरा स्टेप जो है पहला स्टेप कि मैं शरीर हूँ, यह दोनों और मैं चैतन्य हूँ और शरीर है, यह दोनों अलग-अलग वास्तविकताएँ हैं। अब मुझे स्पष्ट दिखने लगा है। मैं और शरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है। यह मुझे पहले स्पष्ट नहीं था, लेकिन अब मॉर्निंग सेशन अटेंड करने के बाद और करते रहने से पिछले 1 सप्ताह से काफ़ी स्पष्टता आई है। शरीर को क्या संकेत देना है, किस संवेदना को पढ़ना है, इसका निर्णय मैं लेता हूँ। अब ये लॉजिकली मैं समझ पाया हूँ, लेकिन अभी जैसा मैंने कहा कि स्थापित होना बाकी है कि हर क्षण इसका ध्यान रहे और यही हमारे व्यवहार को और कार्य को नियंत्रित करे। अ, चौथे स्टेप में मैं संवेदना से अलग होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाता हूँ। मैं शरीर से अलग हूँ, यह अभी हो नहीं पाया है, मैं प्रयास कर रहा हूँ। बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर तक पहुँचता है, उसे मैं निर्णयपूर्वक पढ़ता हूँ, उसे अर्थ देता हूँ, उससे प्रभावित होता होता हूँ या नहीं होता हूँ। तो अभी जो स्थिति है, ये है कि रिएक्शन मेरे में बहुत ज़बरदस्त था। मेरे भीतर इतना रिएक्शन था कि मैं अगर कहूँ तो मतलब जैसे मैं देखता था कि मैं समय पर जा रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, बच्चे खुश हो रहे हैं और पिछले लगभग 22 सालों से यही स्थिति थी। स्कूल में पढ़ाया तब भी और कॉलेज में हूँ तब भी और लगता था कि जो नहीं ठीक से पढ़ा रहे हैं, बच्चे जब शिकायत करते थे तो मैं क मन में बाहर तो मैं कहता था नहीं ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट के कारण हम किसी शिक्षक के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे। भीतर इतनी प्रक्रिया होती थी और एक शब्द मन में बार-बार कल्पनाशीलता में आता था कि ये लोग तो देशद्रोही हैं। कि सरकार इतनी व्यवस्था कर रही है, समाज इतनी व्यवस्था कर रही है, लेकिन अपने क्लासेस भी ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। और कई बार मैं कहता था कि कई मीटिंग्स में स्टेट रिसोर्स ग्रुप के मीटिंग में एजुकेशन डिपार्टमेंट में कि नहीं, सारे प्रिंसिपल जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एक बार फांसी पर लगा दो, कुछ 2-4 को और उसके बाद तब ठीक होगी स्थिति। तो एजुकेशन सेक्रेटरी ने एक बार मुझे कहा कि सर ऐसा आप रेडिकल बात कर रहे हैं, ये तो हम सबको आप जेल में बंद करवाएँगे। मज़ाक में कहा लेकिन वो भीतर प्रतिक्रिया मेरे भीतर इतनी थी कि मैं सहजता से चीज़ों को नहीं ले पाता था। और अब जब मैं देखता हूँ ये चौथे अ उसको स्टेप से तो लगता है कि ये तो मैं बड़ा मतलब ऐसे कर रहा था क्योंकि ये तो मेरी इमैच्योरिटी थी और जिसके कारण मैं ऐसी बातें कर रहा था। और अब ये स्पष्टता बनी है। छठा स्टेप में तो मैं अब धीरे-धीरे ज़िम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होने लगा हूँ। बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर का प्रभाव तथा मेरा निर्वाह अभी तक काफ़ी भी बाहर से तो ठीक हो रहा था क्योंकि आदर्शवादी सोच थी। लेकिन अभी तक मैं प्रतिक्रिया पूर्वक और प्रतन्नता पूर्वक ही जी रहा था। धीरे-धीरे स्वतंत्रता की ओर और संवेदना को निर्णय पूर्वक पढ़ने के साथ-साथ धीरे-धीरे मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ और ये संभव हो पा रहा है। धीरे-धीरे कभी-कभी ये संभव हो पा रहा है, लेकिन अभी-अभी अधिकांश जो प्रतिक्रिया पूर्वक जीना ही हो पा रहा है। तो दूसरा है कि मैं अपने संस्कार के साथ जोड़कर उसका अर्थ निकालता हूँ। हाँ, संबंध आधारित संस्कार के साथ जोड़कर अर्थ अभी तक निकाल रहा हूँ। मैं उससे प्रभावित होता हूँ, अपने भाव-विचार को बनाता बिगाड़ता हूँ, सुखी-दुखी होता हूँ। लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है कम हुई है, इंटेंसिटी कम हुई है और बहुत इतनी कम हो गई है कि इतना आराम मिलने लगा है, कि मुझे लगता है कि ये दर्शन अद्भुत दर्शन है और सच में एक अद्भुत घटना है पृथ्वी के विकास के लिए जो सोम भैया जैसे बताते हैं। तो अब धीरे-धीरे ज़िम्मेदारी पूर्वक मैं प्रस्तुत होने लगा हूँ और
अपने स्वभाव में जी ये जो भगवत गीता में 2 शब्द बड़े मुझे रिमार्केबल लगे कि स्वभाव और स्वधर्म। तो मैं उसको कई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में समझता था, लेकिन स्वभाव और स्वभाव का जो आकलन है, स्वभाव का जो की अंडरस्टैंडिंग है, वो अब जाकर के मुझे बनी है। और जो इसमें छठे का है, संवेदना को पढ़ने के आधार पर बाहर की घटनाओं का आकलन करता हूँ। तो अब धीरे-धीरे प्रतिक्रिया ना करके मैं ज़िम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरे का व्यवहार, कार्य, ध्वनि, शब्द, अर्थ, दूसरे के व्यवहार, कार्य के बारे में मेरा आकलन हमेशा ही ये होता था कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, क्योंकि मैंने भगवद गीता पर पीएचडी की है, मैंने रामचरितमानस पढ़ा है, मैंने कृष्णमूर्ति को पढ़ा है, मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा है, मैं अच्छा करता हूँ। लेकिन अब धीरे-धीरे लगता है कि ये तो मेरी यात्रा थी, यात्रा के पड़ाव थे, जो मेरे विकास में सहायक थे। इसमें लोग जो प्रतिक्रिया करते थे, वो भी मेरे लिए सहायक थे, तो सबके प्रति धीरे-धीरे कृतज्ञता का भाव आता है। तो अ, 7वाँ में मेरा होना शून्य के सह-अस्तित्व में बना हुआ है। मैं निरंतर क्रियाशील हूँ, शरीर का होना भी शून्य के सह-अस्तित्व में बना हुआ है। यह पहले मुझे स्पष्ट नहीं थी बात, लेकिन सोम भैया के साथ जब मैंने शिविर किया, तो उसके बाद इतनी स्पष्टता बनी कि मैं खाना भी खाता हूँ, तो देखता हूँ कि जो पार्टिकल्स हैं फूड के, वो भी एनर्जी में पूरी तरह से संपृक्त हैं, इंटीग्रेटेड है एनर्जी से, और वो मुझे एनर्जी दे रहे हैं, शरीर को चलाने के लिए एनर्जी दे रहे हैं, और मैं इस एनर्जी से शरीर को चला पाया। तो ये मतलब लेकिन ये जैसे नहीं बन पा रही है, ये मुझे लगने लगा है। हालाँकि पहले भी लगता था, जैसे संस्कृत में पढ़ते थे कि शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम, तो ये स्कूल में पढ़ा था, बाद में समझा था। तो लेकिन अब ये स्पष्टता से और लॉजिकली भी समझने लगा हूँ, और धीरे-धीरे जीवन में आने लगा है। दूसरा है कि सुख स्वभाव है या प्रभाव। अब ये स्टेप्स मैं साफ-साफ स्वयं में देख पाता हूँ, कुछ ही देख पाता हूँ, और कुछ-कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। तो दूसरी इसमें है सुख स्वभाव है या प्रभाव, इस बिंदु पर जो स्पष्टता बनी है, अभी तक तो सुख हमारा प्रभाव दिख रहा था। ये भी नहीं था कि सुख है क्या? अब पता चला है कि असली सुख क्या है, हार्मनी में रहना ही सुख है तीनों स्तर पर। तो अब जाकर के धीरे-धीरे ये स्वभाव का रूप लेना शुरू कर दिया है इसने। तो सुख स्वभाव के रूप में दिखता है, तो उसको सुनिश्चित करने के लिए मैं अपने को सजगता के साथ ये दोनों एक्सरसाइज सजगता के साथ देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि रिएक्शन ना करूँ, और जो भी मेरे अंदर भाव चल रहे हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अब ऐसे में देखूँ तो कितना कार्यक्रम अभी अनुकूल प्रभाव जुटाने के अर्थ में है, तो अभी कम से कम 70% तो है। पहले 90% 95% होता था। अब 70 से 75% अनुकूल प्रभाव जुटाने के अर्थ में है। और चैतन्य के अर्थ में अभी भी 25 से 30% कार्य हो रहा है। तो और अब मान्यता के आधार पर जो चीज़ें हैं, वो धीरे-धीरे उनकी प्रबलता कम हो रही है, ये मैं देख पा रहा हूँ। और सहज स्वीकार्यता के आधार पर चीज़ें अपना प्रभाव अधिक ला रही हैं। अपने में समझ के लिए मैं समय जो लगा पा रहा हूँ, पहले तो कभी-कभी सुन लेता था, और मैं सोचता था कि घर में शांति के लिए ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, और ऐसे ना करूँ। मैं कभी जैसे पत्नी से, बच्चों से सुबह-सुबह चिल्लाने लगेंगे तो मुझे असहज महसूस होगा, इसलिए डरता था। तो अब क्या है कि मैं 4:30-5 बजे जग करके और तैयार हो जाता हूँ, सारा काम सुबह करके 5:30 से 6:30, 6:30, 7:30 ये दोनों पिछले 1 सप्ताह से सुनने लगा हूँ, और इससे बहुत मुझे लाभ मिल रहा है। तो इतना मैं कर पा रहा हूँ, और कुछ दिनों पहले लगभग 1 महीना पहले अचल भैया ने रायपुर से मुझे, जब मैंने शेयर किया था सोम भैया के शिविर का नोट्स 110 पेज में लिख करके, तो बहुत से लोगों को शेयर किया, तो अचल भैया का रायपुर से फ़ोन आया कि भैया आप ट्रांसलेशन में थोड़ा हेल्प करें। तो मैंने कहा ये तो बहुत खुशी होगी। तो उन्होंने मुझे कहा, कुछ फ़ाइल भेजी, तो पहले मानव व्यवहार दर्शन का किया, तो उसका उन्होंने ट्रांसलेट किया था, कहा कि आप केवल देख लेंगे, जो ट्रांसलेटर से हमने किया है तो। तो मैंने कुछ देखा, उसके बाद उन्होंने व्यवहारवादी समाजशास्त्र का भेजा फ़ाइल, तो मैं उसमें कुछ कर रहा था, लेकिन कुछ गाँव पर मेरे चचेरे छोटे भाई के साथ कुछ दुर्घटना घट गई, तो अचानक 1 सप्ताह के लिए जाना पड़ा। तो उसके कारण मैं इधर कर नहीं पाया, और अभी यूएचबी का 18 तक कर रहा हूँ, तो उसमें पूरी तरह से नहीं लग पाया हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। यही मेरी शेयरिंग थी। धन्यवाद दीदी। अभी मैं शर्मिला दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि दीदी हमें गाइड करें। नमस्ते शिवजी जी। नमस्ते दीदी, नमस्ते दीदी।
बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के। बहुत ईमानदारी से और बहुत सहज ढंग से आपने पूरी बात को रखा। थैंक यू और दीदी। आपने पहले ही बहुत सारा पठन किया हुआ है, जैसा कि आपने कहा, गीता और बहुत से अपने ट्रेडिशनल टेक्स्ट को आपने पढ़ा है, रामचरितमानस सब। जी जी तो जी। एक तरह से मुझे ऐसा दिखता है कि जिस काल, जिस परिस्थिति में चीज़ों को लिखा गया, वो उस परिस्थिति के लिए, उस परिस्थिति के अनुरूप थे। तो हो सकता है कि आज के दिन हमें ही वो जो बातें लिखी गई हैं, उनकी गूढ़ता समझ में ना आई हो। बट जी जी दीदी। जैसा कि आपने कहा, ये जो स्टेप्स हैं, इनके साथ, इनके थ्रू हम प्रैक्टिकली आज क्या करना है, वो एक तरह से मार्गदर्शन हमारा होता है। और इसके साथ ही जब हम फिर से अपने जो टेक्स्ट हैं उनको पढ़ते हैं, तो मेरे हिसाब से और गहराई में और अच्छे से जो बातें लिखी गई थी उस समय, वो हम समझ पाते हैं। तो ये जो चंद्रशेखर जी भी पूछ रहे थे, मैंने सोचा मैं अपनी तरफ से भी ये कह दूं कि मुझे लगता है कि जब हम अपने अंदर देखने लगते हैं ना, तो अपने अंदर देख के जो एक्सप्लोरेशन करते हैं, वो हमारी खुद की समझ बन जाती है। फिर जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, इन किताबों को पढ़ते हैं, तो उसमें एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है वो और अच्छे से हमारी समझ बनती है। जी तो दीदी। जी ये मुझे लगा। और मुझे लगता है कि आप बहुत कम समय में इतना सब अपने में देख पा रहे हैं। ये शायद आपके पुराने संस्कार ही हैं, जिसके कारण आप इतना पठन भी किया आपने इन टेक्स्ट का, और अब आप इस माध्यम से जुड़े हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना आगे के लिए भी। और जुड़े धन्यवाद। रहेंगे, ऐसा मैं समझती हूँ कि आप जुड़े ही रहेंगे और जी धीरे दीदी। जी धीरे दीदी। और जी औरों को भी इंस्पायर करेंगे, औरों के लिए भी मार्गदर्शक बनेंगे, ऐसी संभावना मुझे लगती है। तो आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद।